ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है मेरे सहयोगी इंद्रमोहन। हम बिहार के उन चुनिंदा सीटों के बारे में बात कर रहे हैं जहां 2025 में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। उस सीट की चर्चा खूब हो रही है। ऐसी ही एक सीट है शिवहर विधानसभा की सीट। शिवहर जिले में पड़ती है, लेकिन इस सीट की चर्चा इसलिए कि यहां से 2020 में विधायक चुने गए आरजेडी के, अब चले गए जेडीयू में। अब समीकरण क्या होगा? क्या 2025 में जो विधायक वहां पर हैं चेतन आनंद, वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? तो जेडीयू के अंदर जो उम्मीदवार हैं उनका क्या होगा? आरजेडी से उन्हें टक्कर कौन देगा? पिछली बार का समीकरण क्या है और इस बार के राजनीतिक समीकरण क्या है? दोनों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही, इंद्रमोहन सर, शिवहर सीट की चर्चा इसलिए कि विधानसभा में वो परिदृश्य सबको याद है जब मामला इधर से उधर हो गया था और चेतन आनंद ने अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो चले गए नीतीश कुमार के साथ। बिल्कुल, चेतन आनंद का हृदय परिवर्तन कहें या फिर एक सोची समझी राजनीति, क्योंकि ये सब जब हुआ तो उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी हुआ और लवली आनंद आज जेडीयू की पार्टी से सांसद हैं। आनंद मोहन जेल से बाहर भी आए हैं। आनंद मोहन के आने के बाद हाल के दिनों में वापस एक बार से चर्चा होने लगी है। भूरा बाल साफ करो वाले नारे फिर से लगाए गए। उसके बाद उस पर लगातार प्रतिक्रिया आई और वो सुर्खियां बटोरते रहे। लेकिन चेतन आनंद ने जब 2020 का विधानसभा चुनाव आरजेडी से लड़ा तो उस वक्त चेतन आनंद ने पूरी तरीके से उस सीट के गणित को बदल दिया, क्योंकि 2 बार उससे पहले वो जेडीयू की सिटिंग सीट रही। मोहम्मद सरफुद्दीन वहाँ से चुनाव जीत रहे थे। हालांकि उससे पहले 10 और 15 में वो मात्र 1631 और 461 मतों से ही चुनाव जीते। लेकिन जब 2020 का चुनाव हुआ, उस पूरे चुनाव में चेतन आनंद को अकेले 73,143 वोट मिले, जबकि सरफुद्दीन को 36,457, यानी कि जीत हार का अंतर डबल वोटों का था। सीधे 36,000 वोटों से वो चुनाव हार गए। लेकिन यहां पर एक खेल था, वहां पे 2 उम्मीदवार थे। एक तो एलजेपी से जिस सीट को नुकसान हुआ उसमें से एक सीट ये भी थी। विजय कुमार पांडे को यहाँ 18,748 वोट मिले। एक निर्दलीय उम्मीदवार थे राधाकांत गुप्ता, जिनको 14,178 मत मिले। और यही दोनों मतों को अगर आप जोड़ेंगे तो जीत हार का अंतर लगभग इतना ही बनता है। तो इन 2 सीट पर भी नीतीश कुमार के साथ उस समय खेल हो गया था। 2020 में उनके साथ खेल हो गया। अब ये मामला सीधे 2025 में 5 साल में पूरा 360 डिग्री बदल चुका है। अब चेतन आनंद जेडीयू में आना चाहते हैं, आ चुके हैं करीब। जेडीयू से टिकट मिलना है। इस बार सिंबल उनको जेडीयू से दिया जाएगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो। जेडीयू के उम्मीदवार मोहम्मद सरफुद्दीन अभी भी क्षेत्र में मौजूद हैं, डटे हुए हैं। वो खुद को जेडीयू का नेता बताते हैं। बहुत सारे लोग वहां पर कहते हैं कि आधा कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड के उनके साथ है। वो होना है, क्योंकि चेतन आनंद अब नीतीश कुमार के जितने भी कार्यक्रम हुए या सरकारी जो भी कार्यक्रम हुए उसमें विधायक होने के नाते तो वो रहे ही, साथ ही साथ वो सरकार के नुमाइंदगी कर रहे भी विधायक दिखे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि भाई जेडीयू से टिकट इनका मिलना तय है। और हाल के दिनों में जो जेडीयू के अंदर आनंद मोहन प्रकरण जो पूरा है और आरजेडी से जिस तरीके की बगावत है, चाहे वो ठाकुर का कुआं पर विवाद हो या अब जाके भूरा बाल साफ करो वाला जो भी चल रहा है, लेकिन इन सभी विवादों के बीच में अगर आप देखेंगे तो हाल के दिनों में चेतन आनंद शांत हैं। बिल्कुल शांत है। आनंद मोहन बोल रहे हैं, उनके पिता लवली आनंद सांसद वो बोल रही हैं, लेकिन चेतन आनंद ने नजर बनाई हुई है और क्षेत्र में डटे हुए हैं। ये लगभग कहा जा रहा है कि तय मानिए कि चेतन आनंद चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू उन्हें टिकट देगी। तो फिर मोहम्मद सरफुद्दीन क्या करेंगे, वो किधर जाएंगे? नजर लोगों की उन पर भी बनी हुई है, क्योंकि भाई वो 2 बार के विधायक रहे
और उनके साथ ठीक ठाक कार्यकर्ता हैं, तो क्या वो बगावत कर सकते हैं, वहां से वो हट जाएंगे? नजर सब हर कोई ये देखना चाहता है कि क्या सीट ही बदल, ये भी चर्चा है कि कहीं सीट ना बदल दी जाए। नहीं, लेकिन अब कहा यह जा रहा महागठबंधन में अगर दूसरे पाले की हम बात करें तो वहां पर कई विधायक, विधान पार्षद या उनके रिश्तेदार ये चाह रहे हैं कि वो सीधे सीधे इस बार चेतन आनंद को चुनौती दें। और आपको लगता है कि चूंकि चेतन आनंद ने पाला बदला और इस पार्टी से मतलब आरजेडी से इस तरफ चले गए, तो एक लोगों के मन में भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है कि हमने इस सिंबल पर आपको जिताया, आप उधर चले गए, इसका नुकसान क्या चेतन आनंद को उठाना पड़ सकता है? ऐसे में कई दावेदार आरजेडी की तरफ से हैं और एक बड़ा नाम जो बिहार तक बैठक में भी उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो रितु जायसवाल वो चुनाव लड़ सकते। देखिए, इस सीट पे जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण का ही फायदा आरजेडी से चुनाव लड़ने पर चेतन आनंद को हुआ था, जो उनके मतों में दिखता भी है कि उनके साथ मुस्लिम और यादव वोट एक साथ आ गए। वो चूंकि अगरी जाति से आते थे तो अगरी जाति का भी वोट उनके पास आया। जायसवाल वोटरों में भी मनाती पिछड़ा वोट भी उनके खाते में आ गया, तो उन्हें इसका फायदा तो दिखा। लेकिन अब जब आरजेडी वहां अपना उम्मीदवार उतारेगी, वो भी जैसे रितु जायसवाल की आपने कहा, रितु जायसवाल की चर्चा है, इसके अलावा कई बड़े नेता हैं जिनकी इस सीट पर चर्चा है कि वो वहां से हो सकते हैं। जैसे बेलसंड के पूर्व विधायक हैं संजय गुप्ता, उनका भी नाम है, सुनीता सिंह चौहान का नाम है, एक पूर्व विधायक पंडित रघुनाथ झा के पुत्र अजीत कुमार झा का भी नाम है, विधान परिषद में फारूक शेख, उनका भी कहा जा रहा है। इसके अलावा विजय कुमार सिंह का भी नाम कहा जा रहा है। तो कई नेता हैं, लेकिन चूंकि रितु जायसवाल लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, रितु जायसवाल की ठीक ठाक वहां पर फैन फॉलोइंग है और रितु जायसवाल क्षेत्र में दिखती है, एक कद्दावर नेता है आरजेडी के। और कहें तो आरजेडी में जब महिला नेताओं की बात की जाए तो उसकी दूसरी पंक्ति में प्रथम नेता अगर कहें तो वो रितु जायसवाल ही होंगी, जो आपको वहां दिखेगी, पार्टी का पक्ष। बिल्कुल, तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि रितु जायसवाल की दावेदारी वहां बहुत मजबूत है। लेकिन इस बार इन सभी के बीच आपको ये भी देखना होगा, चूंकि विजय कुमार पांडे यहाँ अच्छा चुनाव लड़े हैं एलजेपी से, तो उनके लिए वो किधर जाते हैं, क्या मूव होता है उनका। इसके अलावा जनसुराज की एंट्री है, जनसुराज किसे टिकट देता है, जनसुराज के टिकट पर कौन चुनाव में उतरता है, इसे लेकर भी जब बात होगी तो ये देखा जाएगा कि जो डिफरेंस 2020 में आपको दिखता है कि आप लगभग 36,000 मतों से चुनाव जीत रहे होते हैं, तो क्या यही डिफरेंस 2025 में होगा या अब जो है ये मामला पलटेगा? क्योंकि इसे आप ऐसे देखिए कि अब चेतन आनंद को अपने काम के भरोसे और जेडीयू के एनडीए की सरकार के बदौलत जो वोट मिलना है वो मिलेगा। बाकी जो जाति वाला फैक्टर काम कर रहा है वो महागठबंधन का वोट इनसे छिटकेगा। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि चेतन, जैसे आपने कहा कि राजपूत वोटर चेतन आनंद के साथ एक मुश्त जुड़ गए एमवाई के साथ साथ, चूंकि चेतन आनंद आरजेडी में थे, इस बार क्या कोई नया प्रयोग भी करना चाहेगी आरजेडी? चूंकि देखिए विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात कही जा रही है कि जिस सीट पर जीतने की संभावना ज्यादा हो, आरजेडी वहां पर इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चूंकि नाक का सवाल बन गया ना ये सीट, अगर चेतन आनंद इस पाले से उस पाले में चले गए, तब तेजस्वी वाला प्रकरण भी याद होगा, तेजस्वी कह रहे थे कि भाई समान है, ऐसा नहीं कर सकते। अब जब चेतन आनंद उस पाले में है तो एक ईगो का भी सवाल बन जाता है राजनीतिक दलों के लिए कि आप इस पाले से उस पाले में गए, देखिए हम अपना सारा एफर्ट इस तरफ लगा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि चेतन आनंद पर सारा एफर्ट तेजस्वी लगाएंगे कि किसी तरह उनको इस बार चुनावी शिकस्त दी जाए? देखिए, चेतन आनंद या ऐसे नेता जो पाला बदलते हैं, उन्हें लेकर गठबंधन के दल या दूसरे पार्टी के बड़े नेता बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पता नहीं कि कब आपको राजनीति में ज़रूरत पड़ जाए इनकी, तो उसके बाद फिर बोला हुआ या बहुत ज़्यादा एक्शन ले लेते हैं तो वो फिर काम नहीं आता। तो चेतन आनंद के साथ या यूँ कहें कि आनंद मोहन पूरे परिवार के साथ एक तरीके से कहें तो ये दोनों तरफ रहे। चूँकि सरकार में नीतीश कुमार थे तो आनंद मोहन जब जेल से बाहर निकलने की बात आई, जिसमें रिहा किया जा रहा था, तो सरकार का फैसला हुआ तो वो रिहा हो गए। तो एक तो ये बात है, और उसी के बाद से ये लगने लगा था कि ये पूरा परिवार अब जेडीयू की तरफ
मूव कर रहा है, जबकि पिछला चुनाव तो ये सब आरजेडी से लड़े। तो जब उस वक्त ये तय हो गया था और वो दिखा भी कि आप देखिए कि लवली आनंद सांसद हो गई, जब तक उधर थी तब तक तो कुछ नहीं हो पा रहा था, सिर्फ चेतन आनंद ही विधानसभा पहुंचे और इधर से जब आप गए तो आप वो लोकसभा पहुंच गए। और चेतन आनंद की अगर कही जाए तो जब उन्होंने शक्ति परीक्षण में दूसरे पाले में जाके बैठे तो विधानसभा स्पीकर जो है फैसला ले सकते थे, उनकी सदस्यता जा सकती थी, लेकिन उसको लेकर किसी तरीके का एक्शन नहीं हुआ, वो भी बचे ही रह गए। अब तो चुनाव आ गया है, चुनाव में अब उन्हें सिंबल दे दिया जाएगा जेडीयू से अगर वो चुनाव लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला फंसा हुआ है, लेकिन इनका अपना कोर वोट बैंक है जिसको वो बचा लेंगे अगर, तो कुल मिलाकर इस सीट पर फाइट तो होगी। और अगर आरजेडी किलेबंदी कर लेती है और जो जनसुराज का इस बार कार्ड चलता है और जनसुराज अगर पिछले दोनों उम्मीदवार में से किसी को टिकट दे देता है तो ये मुश्किल जरूर होने वाली है चेतन आनंद के लिए, इतना आसान भी नहीं होगा कि शिवहर की सीट वो निकाल लें। चलिए, तो अब तमाम बातें जो हमने शिवहर सीट को लेकर के की हैं कि क्या जो पिछली बार बेहतर प्रदर्शन था जिन निर्दलीय उम्मीदवार का या फिर जो अन्य पार्टियों से भी 10,000 प्लस वोट लाए, क्या वो जनसुराज के खेमे में जुड़ सकते हैं? क्या आरजेडी की तरफ से टिकट दिया जा सकता है ऋतु जायसवाल को, या फिर क्या होगा? आरजेडी कोई बड़ा प्रयोग करेगी यहां पर? चेतन आनंद चूंकि बड़े मतों से जीते थे, लिहाजा इस बार उनका कॉन्फिडेंस जरूर हाई होगा, सिंबल बदल ही जाएगा, जेडीयू से चुनाव लड़ने की चर्चा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर आखिर दोनों ही गठबंधन से फाइनल उम्मीदवार कौन होते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप बताइए कि यहां पर अगर फाइट होगी तो किनके बीच मुकाबला होगा। आगे हम और भी सीटों पर विश्लेषण करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।